हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। दोस्तों आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड एग्रीकल्चर का पार्ट 6, जिसके अंतर्गत देखेंगे उन तमाम चुनिंदा प्रश्नों को जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो भी कैंडिडेट्स यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन सभी से मेरा निवेदन है कि इस सीरीज के अंतर्गत कराए गए उन समस्त पार्ट को अवश्य अटेम्प्ट करें, क्योंकि ये वही सीरीज है दोस्तों जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाने में एक अहम रोल प्ले करेगी। इस सीरीज के अंतर्गत कराए गए समस्त पार्टों की एक प्लेलिस्ट बना दी गई है जो कि आप एक ही जगह पर प्राप्त कर सकते हैं। और आप लोगों से एक निवेदन और है दोस्तों, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि हमें भी दोस्तों मोटिवेशन मिल सके। आप अवश्य बन सकते हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड शिक्षक एग्री नॉलेज प्लस के साथ। लक्ष्य रखा गया 115 प्लस स्कोर करने का, साकार करना है सपना शिक्षक बनने का। तो आइए इसी के साथ आगाज करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत में अम्लिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं अपर्दन की, यानी कि सॉइल एरोजन की। सॉइल एरोजन जो है यानी कि मृदा क्षरण जो होता है वो दोस्तों मुख्यतः वायु द्वारा, जल द्वारा और वर्षा द्वारा होता है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मृदा अपर्दन के कारण जो उपजाऊ मृदा होती है दोस्तों, वो एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पे यानी कि स्थानांतरित हो जाती है, जिससे क्या होता है उपजाऊ मृदा के हटने से फसलों की जो पैदावार होती है दोस्तों वो काफ़ी घट जाती है। और सॉइल इरोजन जो होता है ये काफ़ी हार्मफुल होता है उपजाऊ मृदा के लिए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अम्लिका अपर्दन की। अम्लिका अपर्दन जो होता है दोस्तों ये दोस्तों वर्षा द्वारा होने वाले अपर्दन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले रिल इरोजन क्या बनता है दोस्तों? रिल इरोजन होता है जिसे क्षुद्र सरिता क्षरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सबसे पहले क्या होता है रिल इरोजन। अम्लिका अपर्दन से पूर्व क्या होता है? रिल इरोजन होता है जिसे क्षुद्र सरिता क्षरण के नाम से जाना जाता है। क्षुद्र सरिता क्षरण। इसमें दोस्तों क्या होता है, छोटी छोटी अम्लिकाएं बनती हैं जिनको जुताई के माध्यम से दोस्तों मिटाया जा सकता है। लेकिन जब यही आगे चलकर क्या होता है बड़ा रूप धारण कर लेती हैं, यानी कि अम्लिका अपर्दन होता है, जब अम्लिका अपर्दन को इंग्लिश में गली इरोजन के नाम से जाना जाता है। इसका विकसित रूप जो होता है, रिल इरोजन का जो विकसित रूप होता है दोस्तों उसी को गली इरोजन के नाम से जाना जाता है। गली इरोजन। इसमें क्या होता है जो अम्लिकाएं होती हैं उनका रूप काफ़ी बड़ा हो जाता है दोस्तों। ये जुताई के द्वारा नष्ट नहीं की जा सकती हैं और ये आगे चलकर क्या होता है कृषि कार्यों में बाधा उत्पन्न करती हैं। इनका जो रूप होता है कभी कभी नालियों में, नालियों से नालों में और नालों से नदियों का रूप भी ये धारण कर लेती हैं, जिससे क्या होता है मृदा जो होती है, मृदा का काफ़ी कटाव होता है और मृदा बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाती है। इनका आकार क्या होता है दोस्तों, कभी कभी ये यू आकार धारण कर लेती हैं और कभी कभी वी आकार या सुरंग का आकार धारण कर लेती हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है अम्लिका अपर्दन होता है। आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा कि वर्षा ऋतु में जब कटान होती है तो छोटी छोटी अम्लिकाएँ बनती हैं और वही अम्लिकाएँ कभी कभी क्या होता है एक बड़ा रूप धारण कर लेती हैं, यानी कि जब ज़्यादा मृदा वहाँ से कटकर बह जाती है तो एक बड़ा रूप धारण कर लेती हैं। तो इस प्रकार के अपर्दन को दोस्तों गली इरोजन या अम्लिका अपर्दन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों बात की गई है भारत में अम्लिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? नागपुर पठार, मालवा पठार, मेघालय पठार या बुंदेलखंड का पठार? तो दोस्तों आप लोगों को बता दें हम इसका राइट आंसर क्या होगा, मालवा का पठार। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सर्वाधिक जो मृदा अपर्दन होता है वो उत्तर प्रदेश के
दक्षिण पश्चिम हिस्से में देखने को मिलता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पश्चिम में दोस्तों क्या स्थित है, राजस्थान का वो रेगिस्तानी इलाका स्थित है, जहाँ पे बालू के द्वारा होने वाला सबसे अधिक अपरदन देखने को मिलता है। इसी अपरदन के द्वारा दोस्तों जो बालू अपरदन होता है, यानी बालू के द्वारा होने वाला अपरदन के द्वारा करीब में उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है वहाँ पे 3200 एकड़ कृषि योग्य भूमि जो होती है प्रतिवर्ष उसका जो है विनाश हो रहा है। यानी कि 3200 एकड़ प्रतिवर्ष जो कृषि योग्य भूमि है वो इसी रेगिस्तान यानी जो राजस्थान का मरुस्थलीय इलाका है इसके द्वारा बालू के आ जाने से 3200 एकड़ प्रतिवर्ष जो कृषि योग्य भूमि है उसका विनाश हो रहा है। और हम यहाँ पे बात करते हैं मैप के द्वारा, आइए आप लोगों को हम समझाते हैं। यहाँ पे ये दोस्तों मैप है, यहाँ पे ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये कच्छ का पठार है, ये बुंदेलखंड का पठार है। यहाँ पे ये कच्छ का पठार है दोस्तों, कच्छ का पठार है। ये मालवा का पठार है दोस्तों यहाँ पे, और यही वो इलाका है मालवा का, यही दोस्तों वो इलाका है जो कि अवनलिका अपरदन के द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होता है, जो कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश इत्यादि में ये फैला हुआ है। और इसके अतिरिक्त जो चंबल नदी का वाह क्षेत्र है, चंबल नदी का दोस्तों जो वाह क्षेत्र है वो भी अवनलिका अपरदन से काफ़ी प्रभावित होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे अवनलिका अपरदन के द्वारा प्रभावित होने वाला जो पठारीय क्षेत्र है सबसे अधिक कौन सा है, मालवा का पठार, जो कि अवनलिका अपरदन के द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होता है। यहाँ पे बुंदेलखंड का है, और इस साइड में मेघालय का पठार है जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये तेलंगाना का पठार है, दक्कन का है, और नीचे कर्नाटका का पठार है। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कुछ और भी महत्वपूर्ण चीज़ें आप लोगों को हम बता दें। जो अवनलिका अपरदन होता है दोस्तों, इसी को जल क्षरण का कैंसर भी कहा जाता है। अवनलिका अपरदन यानी कि गली एरोजन जो होता है दोस्तों, इसी को जल क्षरण का कैंसर कहा जाता है। और एक सीड एरोजन होता है दोस्तों, जिसे परत क्षरण के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें उपजाऊ मृदा का जो ऊपरी भाग होता है उसका सर्वाधिक विनाश होता है, जो कि आंखों से दोस्तों तो नहीं दिखता है, लेकिन ये सर्वाधिक हानिकारक होता है। तो इसे किसान की मौत की संज्ञा दी जाती है। किसे किसान की मौत की संज्ञा दी जाती है दोस्तों? सीड इरोजन को, यानी कि परत क्षरण को किसान की मौत की संज्ञा दी जाती है, जबकि अवनलिका क्षरण को जल क्षरण का कैंसर कहा जाता है। तो इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी आप लोगों को बता दी गई, यही अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मालवा का पठार। निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है। उर्वरक एक साइड में दिए गए, एक साइड में दोस्तों इसमें प्रतिशत में नाइट्रेट की मात्रा दी गई है। आप लोगों को इसको मैचिंग करानी है। तो आइए दोस्तों हम आप लोगों को बताते हैं ये किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख रहे हैं अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट में जो नाइट्रेट की मात्रा होती है वो कितनी होती है? 20.5। वहीं पे सोडियम नाइट्रेट में जो नाइट्रेट की मात्रा होती है वो होती है 16%। कितनी होती है? 16% होती है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जिसे किसान खाद के नाम से जाना जाता है, इसमें दोस्तों जो नाइट्रेट की मात्रा होती है इसमें 25% होती है। और वहीं पे बात करें यूरिया, जिसमें कि नाइट्रोजन जो होता है वो एमाइड फॉर्म में होता है, और इसमें जो नाइट्रेट की मात्रा होती है कितनी होती है? 46% पाई जाती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं पे एक और होती है जो अक्सर पूछी जाती है दोस्तों, कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट में जो नाइट्रोजन परसेंटेज होता है वो दोस्तों कितना होता है? 15% पाया जाता है। तो अमोनियम सल्फेट में कितनी होती है? 20.5। सोडियम नाइट्रेट में 16.0। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में 46%, और यूरिया में 46%, और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में 25% जो नाइट्रेट होती है वो पाई जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
मृदा कणाकार में किले का व्यास कितना होता है? दोस्तों, मृदा का जो वर्गीकरण किया जाता है उसमें किले, बालू, सिल्ट का जो एक निश्चित रेशियो होता है उसके बारे में यहाँ पे एक चर्चा की गई है, उसी के अनुपात के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है दोस्तों। तो आप लोगों को बता दें, मृदा कणाकार में किले का जो व्यास होता है, किले मृदा का जो व्यास, किले कण का व्यास होता है वो कितना होता है? 0.02 मिलीमीटर से कम। कितना होता है? 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। यहाँ पे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मोटी बालू जो होती है दोस्तों, मोटी बालू यानी कि कोर्स सैंड, इसमें जो होता है आकार 0.2 से 2.0 मिलीमीटर। वहीं पे बात करें महीन बालू का जो आकार होता है, महीन बालू का जो आकार होता है यानी कि फाइन सैंड 0.02 से 0.2 मिलीमीटर तक होता है। इसके अतिरिक्त सिल्ट जो होती है, सिल्ट में जो मृदा कणाकार होता है 0.002 से 0.02 मिलीमीटर। और इसके अतिरिक्त बचता है किले, जिसे मृतिका के नाम से भी जाना जाता है, किले। इसमें जो आकार होता है 0.002 मिलीमीटर से कम। तो ये होता है इसका आकार जो आप लोगों को बता दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किले का पूछा गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और मृदा का जो यानी कि मृदा कणाकार यानी सॉइल टेक्सचर जो होता है, ये मृदा का क्या होता है? एक अस्थाई गुण भी होता है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। अनार की ढोलका किस्म किस राज्य के लिए संस्तुत की गई है? ढोलका किस्म जो है दोस्तों, ये किस राज्य के लिए संस्तुत की गई है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा गुजरात। क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? गुजरात होगा, यानी कि डी। ढोलका किस्म जो है अनार की, ये गुजरात राज्य के लिए संस्तुत की गई है। यानी कि इसकी सर्वाधिक खेती जो होती है कहाँ पे होती है? गुजरात में। वहीं पे कंधारी किस्म जो अनार की आती है दोस्तों, इसकी सर्वाधिक खेती कहाँ पे होती है? हिमाचल प्रदेश में। एक अनार की जालौर सीडलेस वैरायटी आती है, जालौर सीडलेस किस्म जो होती है अनार की, ये राजस्थान के लिए संस्तुत की गई है। जालौर जो किस्म होती है दोस्तों, ये सूखे के प्रति सहनशील है, इसलिए इसकी सर्वाधिक खेती जो है कहाँ पे की जाती है? राजस्थान में की जाती है। ये सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई हैं, इसलिए आप लोग इनको ध्यान रखेंगे। आइए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। एंटीसॉल्स क्या हैं? दोस्तों, जो मृदा का वर्गीकरण किया गया है उसमें मृदाओं का ये वर्गीकरण ही है एंटीसॉल्स, ठीक है। इसके अतिरिक्त क्या होता है? वर्टिसॉल्स हैं, ऑक्सीसॉल्स हैं, अल्फीसॉल्स हैं। आइए इन सभी के बारे में हम बात करते हैं और देखते हैं इसमें से इसका राइट आंसर क्या होगा। एंटीसॉल्स जो होती हैं दोस्तों, ये कौन सी मृदाएं होती हैं? नवीन निर्मित जो जलोढ़ मृदाएं होती हैं उन्हीं को नवीन निर्मित जलोढ़ मृदाएं, इन्हीं को दोस्तों क्या कहते हैं?
सॉल्स कहते हैं। ठीक है, नवीन निर्मित जो जलोढ़ मृदाएं होती हैं इनको क्या कहते हैं? एंटी सॉल्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों। वहीं पे हम बात कर लें रेगुर मृदा यानी काली मृदा। गहरी काली मृदाएं जो होती हैं, गहरी काली मृदाएं यानी कपासी मृदाएं, गहरी काली मृदाएं जो होती हैं इनको क्या कहते हैं? वर्टिसॉल्स के नाम से जाना जाता है, वर्टिसॉल्स। ठीक है, और लेटेराइट मृदाएं जो होती हैं इनको लेटेराइट मृदाओं को ऑक्सीसॉल्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? ऑक्सीसॉल्स। इसके अतिरिक्त अम्लीय एवं जंगल की जो मृदाएं होती हैं और साथ ही में लाल मृदाएं, इनको अल्फीसॉल की संज्ञा दी गई है। कौन सी मृदाएं दोस्तों? अम्लीय व जंगली मृदाएं, अम्लीय व जंगली मृदाएं, साथ में लाल मृदाएं जो होती हैं, लाल मृदाएं, इनको अल्फीसॉल के नाम से जाना जाता है। अल्फीसॉल वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण मृदाओं के वर्ग थे जो आप लोगों को बता दिए गए हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इन्हें ध्यान रखेंगे। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नवीन निर्मित मृदाएं जो होती हैं उनको एंटीसॉल्स, गहरी काली मृदाएं वर्टिसॉल्स, लेटेराइट मृदाएं ऑक्सीसॉल्स, अम्लीय व जंगली मृदाएं साथ में लाल मृदाएं जो होती हैं उनको अल्फीसॉल्स वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं का अच्छी प्रकार से भंडारण करने के लिए उसमें न्यूनतम नमी प्रतिशत होनी चाहिए। दोस्तों गेहूं के मतलब अच्छी प्रकार से भंडारण के लिए उसमें नमी यानी कि मॉइस्चर की बात की गई है, कितने % मॉइस्चर होना चाहिए। तो आप लोगों को हम बता दें जो खाद्यान्न फसलें होती हैं, खाद्यान्न फसलों में नमी प्रतिशत जो है कितना होना चाहिए? 10 से 12। नमी परसेंटेज जो है कितना होना चाहिए? 10 से 12। वहीं पे तिलहन की बात की जाए, तिलहन में नमी परसेंटेज कितना होना चाहिए? 6 से 8%। और दलहन में भंडारण के लिए जो नमी % होना चाहिए दलहन में 8 से 10% होना चाहिए। ठीक है, खाद्यान्न फसलों में जो स्टोरेज के लिए जो नमी % होता है फसलों का वो 10 से 12, तिलहन में बात की जाए 6 से 8, दलहन में 8 से 10। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों न्यूनतम पूछा गया है तो क्या हो जाएगा? 10 से 12 दिया गया तो न्यूनतम क्या हो जाएगा? 10% नमी होनी चाहिए। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। फलों को पकाने वाला पादप वृद्धि नियामक है IBA, एथिलीन गैस, एसिडिलीन गैस या मैलिक हाइड्राजाइड। दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने वाला वृद्धि नियामक हार्मोन कौन सा है? वो है एथिलीन। कौन सा दोस्तों? एथिलीन गैस जो होती है ये फलों को पकाने के लिए उत्तरदायी होती है। एसिडिलीन की बात कर ली जाए दोस्तों तो कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग किया जाता है वो गैस है एसिटिलीन, जो कि हम कार्बाइड, जैसे कि आम में कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसमें से जो गैस निकलती है जैसे नमी के संपर्क में आती है तो इसमें से जो गैस रिलीज होती है दोस्तों कौन सी होती है? वो होती है एसिटिलीन गैस। वहीं पे मैलिक हाइड्राजाइड की बात की जाए दोस्तों तो जो प्याज होता है, प्याज में अंकुरण को रोकने के लिए दोस्तों जो भंडारित प्याज होता है उसमें अंकुरण को रोकने के लिए खेतों में जब कटाई का टाइम होता है यानी कि हार्वेस्टिंग का टाइम होता है प्याज का, उस समय इसकी पत्तियों पर मैलिक हाइड्राजाइड का स्प्रे किया जाता है, जिससे कि भंडारण के समय प्याज में अंकुर
ना निकल सकें। तो आइए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। और IBA जो है ये एक क्या है, रूट हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गन्ने का मूल वेदक क्षति पहुंचाता है, जड़ को, तने को, पत्ती को या बीज को? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। यहाँ पे रूट बोरर की बात की गई है, शुगर केन रूट बोरर। किसकी बात की गई दोस्तों? शुगर केन रूट शुगर केन रूट बोरर की बात की गई है। शुगर केन रूट बोरर जो होता है, जैसे कि आप लोगों को नाम से लग रहा है कि जड़ को ये क्षति पहुंचाता होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। ये मिट्टी के बराबर का हिस्सा जो वो होता है तने का, मिट्टी के बराबर जो तने का हिस्सा होता है वहाँ पे दोस्तों ये तने में छेद करता है और नीचे की ओर ये बढ़ता है। यानी कि इसकी जो सुंडियाँ होती हैं वो स्टेम में छेद कर नीचे की ओर सुरंग बनाते हुए बढ़ती हैं तथा जो गन्ने का दोस्तों मुलायम भाग होता है उसे खा जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, गन्ने की गोफ, ठीक है, और उसकी पत्तियां जो होती है सूख जाती हैं और अंततः क्या होता है, पौधा नष्ट हो जाता है। पहचान की बात की जाए दोस्तों तो आप जब देखेंगे तो ज़मीन के बराबर गन्ने के तने पे क्या होगा, एक छिद्र होगा छोटा सा, और जो सूखी हुई गोफ है उसे जब आप लोग खींचेंगे दोस्तों तो खींचने के पर क्या होती है, वो आसानी से निकलती नहीं, वो टूट जाती है। तो आप समझ जाना कि ये जो फसल है गन्ने की वो किससे प्रभावित है, शुगर केन रूट बोरर से। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये प्रभावित कहाँ से करती है दोस्तों, ये मूल वेदक क्षति पहुंचाता है तने को। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आंवला की कौन सी किस्म पेठा बनाने के लिए उपयुक्त है? नरेंद्र आंवला 4, नरेंद्र आंवला 5, नरेंद्र आंवला 9 या फ्रांसिस? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा फ्रांसिस। जो फ्रांसिस किस्म है आंवले की, इसका प्रयोग पेठा बनाने के लिए सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गेहूं की फसल की सिंचाई हेतु सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था है? दोस्तों आप लोग जैसा कि जानते हैं गेहूं की सिंचाई की 6 क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं। और कौन कौन सी होती हैं आप लोग बताएंगे। गेहूं की 6 क्रांतिक अवस्थाएं जो सिंचाई के लिए क्रिटिकल स्टेज गेहूं की जानी जाती हैं। आप लोग बताइए वो कौन कौन सी गेहूं की क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं जो कि सिंचाई के लिए जिन पर दोस्तों गेहूं की सिंचाई की जाती है। वो 6 होती हैं, 6 का आप लोगों को नाम बताना है। बताइए वो कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं जिस पर सिंचाई करना बहुत ही आवश्यक होता है। जो क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं दोस्तों होती हैं 6, ये तो आप लोगों को पता है। गेहूं में क्रिटिकल स्टेजेस इन वीट इरिगेशन के लिए, ठीक है। उसमें सबसे पहली होती है क्राउन रूट इनिशिएशन, क्राउन CRI स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएशंस, जिसे CRI स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। ये होती है 21 डेज आफ्टर सोइंग, यानी कि बुआई के 21 दिन बाद जो स्टेज आती है उसी को कहते हैं क्राउन रूट स्टेज, ठीक है। यानी बुआई के 21 दिन बाद हमें गेहूं की पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। दूसरी होती है टिलरिंग स्टेज। कौन सी होती है दोस्तों? टिलरिंग स्टेज, यानी कल्ले निकलने की अवस्था, टिलरिंग स्टेज, ठीक है। ये होती है कल्ले निकलने की अवस्था। इसके बाद होती है लेट ज्वाइंटिंग स्टेज, यानी कि गांठ बनने की अवस्था, लेट ज्वाइंटिंग स्टेज, ये होती है गांठ बनने की अवस्था। वहीं पे और बात कर ली जाए तो होती है फ्लावरिंग स्टेज। कौन सी दोस्तों? फ्लावरिंग।
फ्लावरिंग स्टेज यानी कि फूल बनने की अवस्था। उसके बाद 5th होती है दोस्तों मिल्किंग स्टेज यानी कि दुग्धावस्था, मिल्किंग स्टेज। और 6 होती है डग स्टेज। क्या होती है डग स्टेज? यानी कि दाना सख्त पड़ने की अवस्था। तो यदि दोस्तों इसमें से एक ही सिंचाई अवेलेबल हो तो हमें कब सिंचाई करनी चाहिए? क्राउन रूट इनिशिएशंस यानी कि सबसे ज़रूरी सिंचाई होती है CRI स्टेज पे, ठीक है। दूसरी होती है टिलिंग स्टेज, तीसरी लेट जॉइंटिंग स्टेज और चौथी फ्लावरिंग स्टेज। 5th होती है मिल्किंग स्टेज यानी कि दुग्धावस्था और 6 होती है डग स्टेज यानी कि दाना सख्त पड़ते समय। तो ये हैं क्रिटिकल स्टेजेस इन वीट, आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिखर मूल निकलते समय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? शिखर मूल निकलते समय यानी कि क्राउन रूट स्टेज। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दोस्तों ये एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है, ये वैसे आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। हम यहाँ पे आप लोगों को बता दें कौन सा प्रतियोगी बाजार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण बाजार। 2-3 क्वेश्चन दोस्तों इसमें टाइपिंग में इकोनॉमिक्स के आ गए हैं, उनको हम यहाँ पे हटा दे रहे हैं। ये पूर्ण बाजार हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, पेगिंग किस फसल से संबंधित है? मक्का, मूंगफली, अरहर, सोयाबीन। पेगिंग जो होती है, पेगिंग किस में होती है? मक्के में होती है, मूंगफली में होती है, अरहर में होती है, सोयाबीन में। दोस्तों पेगिंग जो कंडीशन होती है क्रॉप में, ये किस में देखने को मिलती है? ये होती है मूंगफली में। किस में होती है? मूंगफली। यानी राइट आंसर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? बी। ये वही स्टेज होती है जिस पर दोस्तों बताया जाता है कि मूंगफली में इंटरकल्चर यानी कि अंतरा सस्यन की जो क्रियाएं होती हैं उन्हें हमें रोक देना चाहिए, क्योंकि अगर इस समय हम कोई अंतरा सस्यन क्रिया करते हैं तो क्या होता है, पेग को यानी कि जो खूंटियाँ बनती हैं मूंगफली में उनको नुकसान पहुंचता है, जिससे कि पॉडिंग में दिक्कत आ जाती है, पॉड बनने में समस्या उत्पन्न होती है और पैदावार घट जाती है। तो आइए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आप लोगों ने देखा होगा जो दोस्तों मूंगफली की जो क्रॉप होती है उसमें पेग निकलते हैं। पेग निकलने के बाद दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार से ये कहाँ आ जाते हैं? भूमि में आके निषेचन के पश्चात दोस्तों पेग जो होते हैं ये भूमि के अंदर चले जाते हैं और इन्हीं पर क्या होता है? पॉडिंग होती है यानी कि पॉड बनते हैं। सूरजमुखी का उत्पत्ति स्थान कौन सा देश है? यहाँ पे बताना दक्षिण यूनाइटेड स्टेट अथवा और मैक्सिको, स्पेन, सोवियत यूनियन और अर्जेंटीना। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सूरजमुखी का दोस्तों पूछा गया है, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा देश जो है जिसे इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा? ए होगा दक्षिणी यूनाइटेड स्टेट और मैक्सिको को सूरजमुखी का उत्पत्ति यानी कि सनफ्लावर का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा खरपतवार नाशी है? कार्बोफ्यूरान, डाइफ्लोवेंजुरान, डाइमेक्रॉन या आइसोप्रोट्रान। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कार्बोफ्यूरान एक कीटनाशक है, डाइमेक्रॉन ये भी एक कीटनाशक है, वहीं पे आइसोप्रोट्रान की बात कर ली जाए दोस्तों तो ये खरपतवार नाशी है। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आइसोप्रोट्रान। आइसोप्रोट्रान का प्रयोग दोस्तों किसमें किया जाता है? मुख्यतः दोस्तों इसका प्रयोग गेहूं की फसल में किया जाता है। गेहूं की फसल में जो जंगली जाई होती है एविना फटुआ जिसे कहते हैं, जंगली जई, ठीक है, एविना फटुआ, और वहीं पे और गेहूं का मावा फैलेरिस माइनर,
गेहूं का मामा, इसके नियंत्रण के लिए आइसोप्रोट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आइए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अनिषेक फलन बहुतायत किसमें पाया जाता है? कटहल में, लीची में, आम में, केला में। दोस्तों अनिषेक फलन यानी कि पार्थेनोकार्पी होती क्या है? ये पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी यानी कि अनिषेक फलन। पार्थेनोकार्पी यानी कि अनिषेक फलन की दोस्तों यहाँ पे बात की गई है। अनिषेक फलन क्या होता है? जब फल बिना निषेचन के दोस्तों बन जाते हैं उसी को क्या कहते हैं? अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी के नाम से जाना जाता है। जब फल क्या होते हैं दोस्तों? बिना निषेचन के बन जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पी के नाम से जाना जाता है। ये कई बार एग्जामों में दोस्तों पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पार्थेनोकार्पी में क्या होता है? जब बिना निषेचन के फलों का विकास होता है उसी को क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पी के नाम से जाना जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये मुख्यतः किसमें देखने को मिलता है? ये केले की फसल में देखने को मिलता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आप लोगों को हम बताते हैं। एक्चुअली होता क्या है? पुष्प के अंडाशय के परिवर्धित भाग को दोस्तों क्या कहा जाता है? फल कहा जाता है। पुष्प के अंडाशय से जो अंडाशय का परिवर्धित भाग होता है यानी कि बढ़ा हुआ भाग होता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? फल कहते हैं। फल के दोस्तों मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक होती है पेरिकार्प और दूसरा होता है सीड। क्या होती है? एक होता है दोस्तों पेरिकार्प जिसे फल भित्ति कहा जाता है, दूसरा होता है सीड यानी कि फल। ठीक है, पेरिकार्प और दूसरा होता है सीड, होता है फल भित्ति और सीड। फल भित्ति का निर्माण जो होता है दोस्तों वो कहाँ से होता है? अंडाशय। जो अंडाशय की दीवार होती है उसी के द्वारा फल भित्ति का निर्माण होता है, और बीज का निर्माण जो होता है वो ओवल से होता है। ओवल यानी कि बीजांड से। ठीक है, तो ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं अनिषेक फलन की। अनिषेक फलन जिसे पार्थेनोकार्पी यानी कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। कभी कभी क्या होता है? फल का निर्माण अंडकोश का यानी कि जो एग सेल होती है से बिना निषेचन के ही क्या हो जाता है? फल का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से फल निर्माण की प्रक्रिया को अनिषेक फलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऐसे फलों में बीज का दोस्तों विकास नहीं होता है, जैसे कि केला है, एग्जाम्पल इसका अंगूर है, और पपीता। ये इसके कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं जो कि कहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिनमें क्या देखने को मिलता है? अनिषेक फलन यानी पार्थेनोकार्पी देखने को मिलती है। और एक दोस्तों होता है आभासी फ्रूट, जिसका आप लोगों ने सुना होगा, ये भी एग्जाम में पूछा गया। आभासी फ्रूट यानी कि फॉल्स फ्रूट, जिसे झूठा फल के नाम से भी जाना जाता है। जब फल का विकास दोस्तों अंडाशय के अलावा, मूलतः दोस्तों फल का विकास कैसे होता है? अंडाशय से होता है, लेकिन जब फल का विकास अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग से यानी कि जैसे पुष्पासन से, बाह्यदल आदि से होता है, तो ऐसे फलों को आभासी फल या फॉल्स फ्रूट के नाम से जानते हैं, जो कि मुख्यतः सेब में, अमरूद में, नाशपाती में, कटहल, अनानास, लीची, अंजीर में देखने को मिलता है। तो आइए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केला। क्या हो जाएगा? केला हो जाएगा दोस्तों। केला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के बारे में पूछा गया, ये कब शुरू की गई थी? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसे इंग्लिश में SGSY, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY, इसकी शुरुआत कब होती है? 1 अप्रैल
1999, 1 अप्रैल 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत होती है। इसका जो उद्देश्य था दोस्तों, गांव में रहने वाले गरीबों के लिए स्वरोजगार उपलब्ध कराना। गांव में रहने वाले गरीबों के लिए स्वरोजगार को उपलब्ध कराना इस योजना का एकमात्र उद्देश्य था। ठीक है, और इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 1999 को, 1 अप्रैल 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, यानी कि ए। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन लागत, ये भी दोस्तों इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन हम आंसर आप लोगों को बता दे रहे हैं। उत्पादन लागत को किस अर्थशास्त्र के सिद्धांत का प्रयोग करके न्यूनतम किया जा सकता है? उत्पादन ह्रास नियम, अवसर लागत नियम, लागत सिद्धांत नियम या लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन का सिद्धांत? उत्पादन लागत को किस अर्थशास्त्र के सिद्धांत का प्रयोग करके न्यूनतम किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन का सिद्धांत, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन भूमियों में फास्फोरस की मात्रा 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है उनका वर्गीकरण होता है। यानी कि ऐसी भूमि जिसमें फास्फोरस की मात्रा 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपलब्ध है उनको किस श्रेणी में रखा गया है? फास्फोरस की कमी वाली श्रेणी में, फास्फोरस की अधिकता वाली श्रेणी में, फास्फोरस की मध्यम श्रेणी में या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों हम आप लोगों को बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस की मध्यम श्रेणी, यानी कि जिसमें मात्रा जो है फास्फोरस की 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है उन्हें मध्यम श्रेणी, फास्फोरस की मध्यम श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। गेहूं में ताजमूल निकलने की अवस्था होती है, अभी मैंने सारे स्टेजेस के बारे में बात किया था और उसी में दोस्तों ये क्वेश्चन था, ताजमूल यानी कि क्राउन रोड स्टेज जो होती है वो कब आती है? कल्ले निकलने के पहले या कल्ले निकलने के बाद या फिर बूटिंग स्टेज के बाद या बूट स्टेज के पहले? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों आप लोगों को मैंने अभी बताया था, कल्ले निकलने के पहले ही दोस्तों कौन सी स्टेज आती है? क्राउन रूट स्टेज, उसी को ताजमूल अवस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ताजमूल अवस्था यानी क्राउन रूट स्टेज, क्राउन रूट स्टेज के बाद आती है कल्ले निकलने की अवस्था यानी कि टिलरिंग स्टेज, तो इसके पहले आएगी क्राउन रूट स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिटिकल एक संकरण है मक्का और ज्वार का, गेहूं और जौ का, गेहूं और राई का, राई और जौ का? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गेहूं और राई का। मानव निर्मित पहली खाद्यान्न फसल जो थी कौन सी थी? गेहूं और राई के क्रॉस से तैयार की गई थी, इसे ट्रिटिकल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलहनी फसल जिसमें प्रायः मैदानी क्षेत्रों में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता है? सोयाबीन, मूंग, फ्रेंच बीन, मटर। दोस्तों ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इनमें से कौन सी ऐसी दलहनी फसल है जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है मैदानी क्षेत्रों में आसानी से नहीं होता है? तो आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंच बीन। फ्रेंच बीन जो होती है यानी कि राजमा, फ्रेंच बीन जिसे राजमा के नाम से जाना जाता है, इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता है। ठीक है, सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वो इसमें फ्रेंच बीन में नहीं होता है। राजमा का साइंटिफिक नेम क्या है, यानी बॉटिकल नेम दोस्तों इसका क्या है? फेजियोलस वल्गैरिस, फेजियोलस वल्गैरिस। फेजियोलस वल्गैरिस किसका नाम है? ये राजमा का है। फैमिली की बात करें दोस्तों, फैमिली इसकी कौन सी है? लेगुमिनेसी। फैमिली लेगुमिनेसी है। और गुणसूत्र की बात करें तो 2n = कितना है? 22। ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं की बुआई के लिए उचित तापक्रम 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है वो गेहूं की बुआई के लिए उपयुक्त होता है। वहीं पे बात कर लें कुछ और महत्वपूर्ण टेम्परेचर्स की, जैसे कभी कभी ये कितना लिख के आता है 22.5 डिग्री सेंटीग्रेड बुआई के लिए उपयुक्त तापक्रम कितना होता है 22.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अंकुरण की बात कर ली जाए, अंकुरण के लिए उपयुक्त तापक्रम अंकुरण के लिए 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कलने निकलने के लिए अंकुरण के लिए 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और दोस्तों इसके विकास के लिए जो उचित टेम्परेचर होता है फसल के विकास के लिए वो होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और परिपक्वता को प्राप्त करने के लिए इसका टेम्परेचर जो होता है 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नीशियम के प्रयोग से पौधों द्वारा बढ़ता है, यानी कि जब फसल पे दोस्तों मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है तो उसमें कौन से तत्व की उपलब्धता बढ़ जाती है। फास्फोरस का अपटेक, पोटास का अपटेक, नाइट्रोजन का अपटेक या गंधक का अपटेक। आप लोग बताएंगे किस तत्व के ग्रहण करने की क्षमता पौधों में विकसित हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। मैग्नीशियम के प्रयोग से फास्फोरस की अपटेक यानी कि उपलब्धता जो होती है वो पौधों के लिए बढ़ जाती है, यानी कि पौधे अधिक से अधिक जो फास्फोरस है उसे अपटेक कर पाते हैं, यानी कि कंज्यूम कर पाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फास्फोरस के अपटेक। वहीं पे मैग्नीशियम जो है दोस्तों वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी एक अहम रोल प्ले करता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रकाश संश्लेषण में सहायक तत्व कौन सा है, वो है मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण सर्वप्रथम कहाँ पे दिखाई देते हैं। निचली पत्तियों पर, मध्य की पत्तियों पर या ऊपरी पत्तियों पर या इन सभी में। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों हम आप लोगों को बता दें जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं उनकी जो कमी के लक्षण होते हैं वो सामान्यतः कहाँ पे देखने को मिलते हैं, पुरानी पत्तियों पर देखने को मिलते हैं, यानी कि निचली पत्तियों पर देखने को मिलते हैं। वहीं पर जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी के लक्षण जो होते हैं वो ऊपरी पत्तियों पर यानी कि नई पत्तियों पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि ये जो नाइट्रोजन और फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम और मॉलिब्डेनम ये अति गतिशील होते हैं। अति गतिशील का मतलब ये मूव कर जाते हैं, यानी कि जो पौधों में क्या होता है ये नीचे से ऊपर की ओर मूव कर जाते हैं, जिसके कारण इनकी जब कमी के लक्षण होते हैं यानी कि जब कोई तत्व होगा वो जब नीचे से पौधों में ऊपर की ओर चला जाएगा तो क्या होगा, कमी के जब लक्षण दिखेंगे सर्वप्रथम कहाँ पे दिखेंगे, पुरानी पत्तियों पर देखने को मिलेंगे। वहीं पे अगतिशील तत्वों में कैल्शियम और बोरान होता है जिसमें कि कोई मूवमेंट नहीं होता है। और मध्यम गतिशील की बात की जाए पौधों में तो उसमें क्या होता है, जिंक होता है। और कम गतिशील में मैंने अभी बताया था कि सूक्ष्म पोषक तत्व जितने भी होते हैं जैसे फेरस है, मैग्नीज है, सल्फर है, कैल्शियम है और क्लोरीन इत्यादि जो होते हैं ये इनका जो कमी के लक्षण होते हैं ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं, नई पत्तियों पर यानी कि ऊपरी पत्तियों पर देखने को मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पौधों में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण सर्वप्रथम कहाँ पे दिखाई देते हैं, निचली पत्तियों पर देखने को मिलते हैं। ए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी भारवाही गाय की नस्ल है। भारवाही गाय की नस्ल बताना है, कांकरेज, देवनी, खिल्लारी और गिर। आप लोग बताएंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दुधारू नस्लों में कौन सी नस्लें महत्वपूर्ण है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। दुधारू नस्लें जिसमें से देवनी, गिर, साहिवाल, लाल सिंधी और देवनी
इनको दुधारू नस्लों की श्रेणी में रखा गया है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। कांकरेज जो है दोस्तों ये द्विकाजी नस्ल है और द्विकाजी नस्लों में ये सर्वश्रेष्ठ नस्ल है क्योंकि ये अधिक शक्तिशाली नस्लों की श्रेणी में से रखा गया है। तो द्विकाजी नस्लों में जो सर्वश्रेष्ठ नस्ल है यानी कि जो शरीर से सबसे मजबूत नस्ल है और सबसे ताकतवर नस्ल कौन सी है? कांकरेज, क्योंकि इनके नर जो होते हैं वो काफ़ी ताकतवर होते हैं जो कि बैलगाड़ी हल इत्यादि खींचने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। वहीं पे खिल्लारी नस्ल की बात की जाए दोस्तों तो ये भारवाही गाय की नस्ल है। इसमें बची कौन सी? खिल्लारी, जो कि भारवाही गाय की नस्ल की श्रेणी में रखी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, खिल्लारी। नेक्स्ट, ठीक है। तो ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था। यदि सेशन आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना, ठीक है। और यदि नए हैं आप लोग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। और आज के सेशन में दोस्तों यहीं तक, आगे हम मिलेंगे किसी और सेशन में और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।